सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं। अक्सर हर 1-2 साल के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन रिपीट करती है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 to 9 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, 8 to 9 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली सिर्फ एक टॉपिक से पूछा हुआ है। फ्रॉम वन टॉपिक 8 to 9 क्वेश्चंस में डायरेक्टली आज इन द एग्जाम। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ। तो मैं आपको शुरू में 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसका थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो वॉच टिल लास्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस वन टॉपिक got repeated so many times in the UPSC prelims examination. So let us begin. तो सबसे पहले हम लोग जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और वो है मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आई एम श्योर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1919 में मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया गया था। ओके, एंड मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। इस पर पिछले कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 8 to 9 तो मैं आपको सामने से साफ साफ दिखाऊंगा और इससे आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पर एडविन मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे, और लॉर्ड केम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन दोनों के नाम से मिलकर बना मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें कही गई थी, तो इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बार बार रिपीट हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो 2016 में क्वेश्चन आया था, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और प्रपोजल वेर रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शंस वेर सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड डी इज कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, होपफुली आप भी आंसर कर दोगे। द आंसर एक्चुअली इज डी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। अगर आप देखोगे इवन विकिपीडिया पेज में मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये सामने साफ लिखा हुआ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसलिए कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश ने थोड़ा सा उनको एक्चुअली स्पेस दिया। दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, जिसमें डायरकी है ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 हाउसेस लाए गए एटसेट्रा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में। प्लीज क्लास लास्ट तक देखिएगा, देन ओनली यू विल रियलाइज कि इसमें कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मेजर रिकमेंडेशंस को हम लोग जानते हैं। सो पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी लाया गया, यानी एक तरह का 2 गवर्नमेंट, यानी कि एक साइड गवर्नर रूल करेंगे, गवर्नर होंगे। प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, सेंट्रल लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर, या प्रोविंसेस उस टाइम पर कहते थे। सो गवर्नर होंगे और दूसरे टाइप पर मिनिस्टर्स होंगे, जो कि मोस्टली इलेक्टेड थे, तो इंडियंस उसमें काफी ज्यादा होते थे। तो लेकिन जो ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट, सारा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग रिजर्व सब्जेक्ट्स कहते थे, वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन्हीं के पास होते थे, है ना। आप कॉमन लॉजिक लगाओ, वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो देंगे नहीं। और जो ट्रांसफर, जो सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो गवर्नर से ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्टर्स को, उसको हम लोग ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते थे। ओके, सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो था, अगर आप गौर से देखो तो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट था पुलिस, फाइनेंस, लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, है ना, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसीलिए आई एम हाईलाइटिंग दिस। ठीक है, तो ये डायरकी हो गया इन प्रोविंसेस, इसको डायरकी या डुअल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस स्टेट लेवल पे कहा गया था। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो उस टाइम पर लेजिस्लेचर होती थी उसको एक्सपैंड किया गया, उसमें मोर इंडियंस वेर अलाउड, है ना, इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। फिर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। तो जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, मतलब जैसे आज के दिन पार्लियामेंट है, उस टाइम पर उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। इसमें 2 हाउसेस था, एक को कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस, जो कि आज सिमिलर है लोकसभा के जैसा, और काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, जो कि सिमिलर है आज राज्यसभा के जैसा। तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा कि सेंट्रल लेवल पर 2 हाउसेस होंगे, जिसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और इसको मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट इलेक्शंस में इंक्रीज किया जाएगा, जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर जो चुन के आते थे उनको, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन सब लोग को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। वोटिंग राइट्स वेर लिमिटेड टू प्रॉपर्टी होल्डर्स, टैक्स पेयर्स एक्सेट्रा, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यानी एवरीवन अबव 18 इज अलाउड टू वोट, ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स ब्रिटिश ये सब अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सो लिमिटेड। इससे भी एक क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू शो।
ठीक है, सो आप पूरी क्लास देखिएगा, देन ओनली यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यूड। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वेर गिवन इन 1909 अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था, उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिया गया था। लेकिन जो अभी 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसको हम लोग मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जा रहा है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर एक्सटेंडेड टू 6 यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एंड इंडियन क्रिश्चियंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविंशियल बजट सेपरेशन, यानी प्रोविंसेस बजट्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था वो अलग किया गया और स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सेंटर और स्टेट का अलग अलग पावर सेपरेट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविंसेस गॉट लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स, हालांकि प्रोविंसेस के पास पूरे पावर नहीं थे, लिमिटेड पावर्स थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जैसे टू कंडक्ट एग्जाम, जैसे आजकल यूपीएससी स्टेट पीसीएस होता है उस तरह का। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन अपॉइंट किया गया, है ना, जो आज भी होते हैं इस तरह का, सिमिलर टू दैट। प्रॉमिस ऑफ ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई, सो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वो मेन्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट। ठीक है, ओके, जस्ट बिफोर मूविंग ऑन, ये हमारी वेबसाइट है learnupies.com, इस पर जाकर के आप कुछ कोर्सेज वगैरह अवेलेबल आप देख सकते हो, यू कैन सर्च इट, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसमें और भी कोर्सेज डालते रहेंगे। ओके, लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू व्हाट? 2017 में है, मैंने आपको 2016 का क्वेश्चन दिखाया, फिर 2017 क्वेश्चन। Yes, your time is over and I think you should be answering डायरकी। मैंने पहले बताया कि प्रोविंसेस से रिलेटेड था, स्टेट से रिलेटेड, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। तो ये भी तो है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज। कौन से कैटेगरी? रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यस, सो डी इज द आंसर। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कि कैसे 2016 के बाद 2017 में सिमिलर टॉपिक वाज रिपीटेड। अभी थोड़ा देर पहले बिगिनिंग ऑफ द क्लास में हम लोगों ने 2016 का क्वेश्चन देखा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the Montagu-Kempsford reform of 1919 recommended granting voting rights to all the women above 21 years of age. वोमेन्स राइट, वोटिंग राइट की बात कही गई थी, लेकिन हमने थोड़ा देर पहले आपको कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑल वोमेन को तो दिया ही नहीं जा सकता, प्रॉपर्टी पर बेस था। इफ यू हैव प्रॉपर्टी देन ओनली यू कैन वोट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी, लैंड, जमीन है, तभी आप वोट कर सकते हो। तो ऑल वुमेन की तो बात ही नहीं, इतना आगे, इतना प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकते 1919 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। यस, दैट इज ट्रू। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ोगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर से भी काफी सारे क्वेश्चन आए, सो यू विल रियलाइज कि वो सही है। और गेव वुमेन रिजर्व सीट्स में ये नहीं लिख रहे कि ऑल वुमेन, ठीक है, तो ये सेफ सेंटेंस है, ऐसे भी इसका चांसेस सही होने का ज्यादा होता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये भी 2021 में पूछा, आपने देखा 2016 में क्वेश्चन आया, फिर 17 में आया, फिर 2021 में क्वेश्चन आया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सब ये ऐसी टॉपिक है जो बार बार रिपीट्स होती हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट आप देख सकते हो, मैंने डिस्कस भी किया है ना, कि वुमेन्स वोटिंग राइट दिया गया, बट इट वाज एक्चुअली नॉट एक्चुअली एक्सटेंडेड टू ऑल, बट लिमिटेड वुमेन जो प्रॉपर्टी वगैरह से लिंक थे, ना, जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी, है ना। इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो, है ना। सो लिमिटेशन ये था कि आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस होना चाहिए, तभी आपको ये सब चीज होगा, तभी आपको वोट का अधिकार मिलेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगेन 2016, 17, 21, देन 22 में भी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से। प्लीज आंसर मी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के सब्जेक्ट को बांटा गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रोविंसेस में गवर्नर होते थे जो ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको अपने पास रखेंगे, तो उसको कहेंगे रिजर्व सब्जेक्ट, अपने पास रिजर्व रखेंगे। और जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो ट्रांसफर कर दिए गए थे मिनिस्टर्स को, लेस इंपॉर्टेंट वंस, तो उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहेंगे। अब पूछा जा रहा है रिजर्व सब्जेक्ट कौन थे, यानी इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट कौन था। तो अब देखो यहां देखो, ये 3 है सारे, यानी इसमें से एक नहीं होगा। आउट ऑफ दीज 4 1 इज नॉट। इन चारों में बस आपको ये फाइंड करना था सबसे लेस कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट कौन है, तो वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। आप सोच सकते हो पुलिस और लैंड रेवेन्यू तो ऐसे भी उसी के लिए तो सारी लड़ाई लड़ी जाती थी। पुलिस ऑफ कोर्स सबसे पावरफुल चीज होता है, लैंड रेवेन्यू इसके लिए ब्रिटिश ने कितना लड़ा, तो 3 और 4 तो पक्का आंसर में होगा, इतना तो आप भी समझ रहे थे,
है ना। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कोर्ट सिस्टम, पुलिसिंग, उससे से रिलेटेड होता है। सो द आंसर इज 1, 3 एंड 4। सो सी इज द राइट आंसर। आप कॉमन सेंस से भी आंसर तक पहुंच सकते थे। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। एक टॉपिक से कितना सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। अभी हम आपको और पुराने भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो सिर्फ एक टॉपिक यानी मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिपीट हुए थे। सो लेट अस बिगिन। तो थोड़ा सा आप जो मेन ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स हैं जो मिनिस्टर्स को दिए गए थे, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ होगा से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, जो लेस इंपॉर्टेंट है इसको पढ़िएगा प्लीज, डू नॉट स्किप इट। और जो वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑफ सब्जेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, है ना, सब तो यहीं आ गया, सिविल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, प्रिजन, famine, these all are under the control of governor at state level। provinces की बात हो रही है, ठीक है, not central level। now let us talk about some old questions। थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। प्लीज आंसर मी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 clearly defined what? so I'm sure you must be aware। separation of power between judicial and legislature, jurisdiction of the central and provincial government, ये नहीं डिसाइड किए थे कि सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर्स। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे फाइनेंशियल पावर्स एटसेट्रा, और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आगे में, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये तो था नहीं, ये भी नहीं था, पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं था, ठीक है। तो क्लियरली डिफाइन किए थे प्रोविंसेस में, डायरकी की बात की गई थी, है ना, सेंटर और स्टेट में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड, ये भी डिस्कशन था। ओके, 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, प्लीज आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन है? ये तो कॉमन सेंस है। देखो 1861 से 1892 कितना वन हुआ? 31 ईयर्स। ये 31 ईयर्स, यहां से यहां कितना रहा? तो अगर आप देखोगे 17 ईयर्स है ना, और यहां से यहां 10 ईयर्स। सो सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, है ना, आपने सुना, काफी फेमस। सो सी इज द राइट आंसर। वाई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात हो रही है, तो मैंने सोचा इसको भी चलो इंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक में। सो सी इज द राइट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वही जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स विच इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यू डोंट नीड 10 सेकंड्स, यू नीड 5 सेकंड्स हार्ड मैक्स। मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स फॉर्म द बेसिस ऑफ, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चंस आया है, यही मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट इज, विच आर द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? ओके, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब 10 सेकंड से ज्यादा लगता। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में था डायरकी, यस ये बात सही है। इंट्रोडक्शन यानी लाया गया सेपरेट ऑफ कम्युनल इलेक्टेड्स फॉर मुस्लिम्स, नहीं, मैंने आपको ये बताया 1909 पार्लियामेंटरी रिफॉर्म से, तो ये नहीं होगा। देखो कैसे कैसे टॉपिक रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यस अगेन वही बात है कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स डिवॉल्व किया गया, और लॉ मेकिंग बॉडी अलग अलग सेपरेट बनाया गया सेंटर में और स्टेट में, है ना। सो दैट इज व्हाट इट वाज देयर। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। लेट्स मूव ऑन। आपको मैच कराना इवेंट, ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। एटलीस्ट 50% आप एलिमिनेट कर देते। मैंने आपको क्या बताया, मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टागू केम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय थे, तो 1919 में लाया गया, उसी के थ्रू डायरकी लाया गया था प्रोविंसेस में। सो डी का 4 यहां है और यहां है। सो एटलीस्ट इस नॉलेज से आप 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते। और मैंने आपको बताया अगर 50% चांस है बचा है, तो आपको यू हैव टू मार्क वन ऑफ देम। और वैसे भी आपने सुना होगा मैकडोनल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड बहुत फेमस है 1932 का, सेपरेट इलेक्ट्रेट जिसने लाया था डिप्रेस क्लासेस के लिए। लॉर्ड लिंथलिगाउ जो 1940 में अगस्त ऑफर के टाइम पर थे, और लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था उन्होंने। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण रानी झांसी ने रिवॉल्ट किया था। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, रानी ऑफ झांसी। तो आंसर क्या होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4 इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, सिर्फ यही, इस पूरे क्लास के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आप देख सकते हैं ना। सो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपको इस तरह के और पार्ट चाहिए, दिस इज द पार्ट 1, अगर आपको और पार्ट चाहिए प्लीज राइट इन द कमेंट्स,
कि यस सर आई नीड मोर पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बिलो, है ना। प्लीज प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट व्हेनेवर वी पुट अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करना इफ यू वांट सच वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।